आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुगल शहंशाह की जिसके लिए एक फूल की पेंटिंग बनाना एक जंग जीतने जितनी ही अहमियत रखता था। जी हाँ, ये कहानी है जहांगीर की, एक ऐसा शासक जिसने अपनी सल्तनत को तलवार से ज्यादा कला और इंसाफ की नज़र से देखा। सोचकर देखिए, एक ऐसा शहंशाह जिसे तलवारों की खनक से ज्यादा एक आर्टिस्ट के ब्रश की नरमी पसंद हो। और यही सवाल हमें जहांगीर के दौर के दिल तक ले जाता है। ये एक ऐसा दौर था जहां साम्राज्य की ताकत सिर्फ जमीनी विस्तार से नहीं बल्कि उसकी संस्कृति और उसके आदर्शों से भी नापी जा रही थी। लेकिन एक कला प्रेमी शहंशाह बनने से बहुत पहले वो एक बागी शहजादे थे। नाम था सलीम। और तख्त तक का उनका सफर कोई फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों से भरा था। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आया कैसे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। एक तरफ थे शहजादा सलीम, जिन्होंने किसी और के नहीं बल्कि अपने ही पिता महान अकबर के खिलाफ बगावत कर दी थी। और फिर दूसरी तरफ वही सलीम शहंशाह जहांगीर बनकर शांति से उसी तख्त पर बैठे और उन्हें विरासत में मिला एक बहुत बड़ा और मजबूत साम्राज्य। तख्त पर बैठते ही जहांगीर ने अपनी सत्ता को और मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने पहले अपने ही बेटे खुसरो के विद्रोह को सख्ती से कुचला, ये दिखाने के लिए कि वो रहमदिल तो हैं पर एक सख्त शासक भी हैं। और फिर 1615 में उन्होंने मेवाड़ के साथ एक ऐतिहासिक शांति संधि की, जिसने मुगलों और राजपूतों के बीच चली आ रही दशकों पुरानी दुश्मनी को खत्म कर दिया। लेकिन जहांगीर को इतिहास में सिर्फ उनकी राजनीतिक चालों के लिए नहीं जाना जाता। उन्हें याद किया जाता है एक ऐसी अनोखी पहल के लिए जिसने उन्हें न्यायप्रिय शहंशाह का खिताब दिया। ये थी जंजीरे अदल, यानी न्याय की जंजीर। ये कोई मामूली जंजीर नहीं थी, ये सोने की बनी थी और आगरा के किले से यमुना नदी के किनारे तक लटकती थी। और इसका मकसद हैरान करने वाला था। कोई भी आम इंसान जिसे लगता था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, वो किसी दरबारी के पास जाए बिना सीधे शहंशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था। इसका तरीका एकदम सीधा था। कोई भी फरियादी महल के बाहर जाकर इस जंजीर को खींच सकता था, जिससे महल के अंदर लगी घंटियां जोर जोर से बजने लगती थीं। सोचिए, 17वीं सदी में ये एक तरह की इंपीरियल हॉटलाइन थी जो किसी भी आम नागरिकों को सीधे बादशाह से जोड़ देती थी। लेकिन अगर जहांगीर की पहचान का एक स्तंभ न्याय था, तो दूसरा और शायद सबसे मजबूत स्तंभ कला थी। वो सिर्फ कला के शौकीन नहीं थे बल्कि एक बेजोड़ पारखी थे। उनके दौर में मुगल पेंटिंग अपने चरम पर पहुंच गए। चित्रों में एक गजब का यथार्थवाद आ गया। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को इतनी बारीकी से बनाया जाता था कि वो बिल्कुल जिंदा लगते थे। कहा तो ये भी जाता है कि जहांगीर की नज़र इतनी पैनी थी कि वो एक ही पेंटिंग में ये पहचान सकते थे कि कौन सा हिस्सा किस कलाकार ने बनाया है। अच्छा, हम ये सब इतनी सटीकता से जानते कैसे हैं? क्योंकि जहांगीर ने हमें अपनी दुनिया में झांकने के लिए एक खिड़की दी है। ये खिड़की है उनकी आत्मकथा तुज़ुक-ए-जहांगीरी। इसमें उन्होंने अपने शासन से लेकर अपनी पसंद नापसंद, शिकार और दरबार की घटनाओं के बारे में सब कुछ खुलकर लिखा है। ये किताब हमें सीधे उनके दिमाग और उनके समय की एक दुर्लभ झलक देती है, खुद उन्हीं की ही जुबानी। जहांगीर के शासनकाल में सिर्फ कला ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी शक्तियां भी एक दूसरे के करीब आ रही थीं, जिसने आने वाले कल की नींव रखी। साल था 1615। ये वो साल है जब एक मुलाकात ने हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदलने की एक तरह से शुरुआत कर दी। इसी साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। अंग्रेज एक व्यापारिक समझौता चाहते थे और जहांगीर ने उदारता दिखाते हुए उन्हें सूरत में कारखाना लगाने और व्यापार करने की इजाज़त दे दी। शायद उस वक्त ये एक मामूली सा फैसला लगा होगा, लेकिन यही वो फैसला था जिसने भारत में ब्रिटिश मौजूदगी की एक मजबूत नींव रखी। एक व्यापारिक रिश्ते की ये जो शुरुआत थी, ये आने वाली सदियों में एक बिल्कुल अलग शक्ल लेने वाली थी। तो चलिए अब जहांगीर के शासनकाल के पूरे प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनके आसपास के शक्तिशाली लोग भी शामिल हैं। जहांगीर की कहानी एक बेहद प्रभावशाली शख्सियत के बिना अधूरी है, और वो थी उनकी पत्नी नूरजहां। देखिए, नूरजहां सिर्फ एक मलिका नहीं थी, वो एक असाधारण प्रशासक, रणनीतिकार और असल में सत्ता का केंद्र थीं। उनका दरबार की राजनीति पर इतना गहरा असर था कि उनके नाम के सिक्के चलाए गए, जो उस दौर में एक अभूतपूर्व बात थी।
जहांगीर के शासन के आखिरी सालों में जब उनकी सेहत बिगड़ने लगी, तब असल में सल्तनत की बागडोर नूरजहां के ही हाथों में आ गई थी। तो कुल मिलाकर जहांगीर का दौर कैसा था? उन्होंने अकबर की बनाई स्थिरता की विरासत को बनाए रखा, राजपूतों से रिश्ते सुधारे, कला को एक ऐसे शिखर पर पहुंचाया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, न्याय का एक नया आदर्श स्थापित किया और यूरोपीय व्यापार के लिए दरवाजे खोले। सब कुछ मिलाकर देखें तो ये स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि का एक सुनहरा दौर था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जहांगीर का दौर बेशक कला और संस्कृति का सुनहरा दौर था, लेकिन क्या अंग्रेजों को व्यापार की इजाजत देकर उन्होंने अनजाने में भारत के एक बिल्कुल अलग और मुश्किल भविष्य की नींव रख दी थी? ये उनकी विरासत का एक ऐसा पहलू है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।